नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट मंत्रा में। मैं आज यहाँ पर आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे शिक्षण के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षण का टॉपिक हमारा चल रहा था, जो हमारी 3rd यूनिट है शिक्षण टीचिंग, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारा पोर्शन जो है वो कवर कर लिया था, लेकिन किसी वजह से कल मैं आपको शिक्षण टॉपिक का पार्ट नहीं दे पाई। उसके अलावा मैंने आपको संप्रेषण पढ़ाया था। ठीक है, वो एक हमारा शॉर्ट टॉपिक था जो एक दिन की वीडियो में कवर हो गया था। आज फिर से हम पुनः अपने पुराने टॉपिक मतलब शिक्षण पर लौटे हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ। देखिए, शिक्षण विधियाँ जो हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये शिक्षण की प्रक्रिया में। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो तो आप सबको पता है ना कि क्या होता है उसमें। देखिए, उसमें शिक्षण की प्रक्रिया है जो उसमें 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। किसका? एक सीखने वाले का, एक सिखाने वाले का। तो सिखाने वाला कौन है? सिखाने वाला है शिक्षक और सीखने वाला है शिक्षार्थी या विद्यार्थी। तो इन दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है शिक्षण की प्रक्रिया में। उसके बाद एक तीसरी चीज़ जो इन्वॉल्व होती है, तीसरा चर जो इन्वॉल्व होता है शिक्षण की प्रक्रिया में, वो क्या होता है? तो वो आपका होता है पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, कुछ भी। तो ये सारी मतलब जो विषय वस्तु हमें शिक्षक बनकर शिक्षार्थी को सिखानी है, तो वो होता है हमारा सहायक चर, मतलब पाठ्य वस्तु। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। उसके अलावा हमने शिक्षण सिद्धांत भी पढ़ लिए थे, उद्देश्य भी पढ़ लिए थे, शिक्षण सूत्र भी पढ़ लिए थे। तो आज बारी है हमारे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की, शिक्षण विधियाँ की। शिक्षण करने के लिए हमारे ये मनोवैज्ञानिक हैं कुछ, इन लोगों ने कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ दी हैं। ठीक है, शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग होती हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी हैं। आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो से आपको 1 नंबर एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। आपके क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप से आते हैं? आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको शिक्षण विधि का नाम दिया होगा, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको उनमें से ऑप्शन राइट करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया हो और आपको विधि का नाम बताना हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो 2 प्रकार से ही क्वेश्चन बन पाएंगे इसमें से। तो वो दोनों आप तरीके आपको तभी आ पाएंगे जिसकी जब आप ये विधियाँ याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सारी विधियों के नाम देखेंगे, उनके राइटर, प्रतिपादक, जनक, कुछ भी कह लीजिए, हम उनके नाम देखेंगे। उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी पहली विधि है आगमन विधि। फर्स्ट है आगमन विधि। आगमन विधि जो है वो अरस्तु ने दी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आगमन विधि के जनक कौन है, तो आगमन विधि के जनक अरस्तु जो हैं। ठीक है, अगली है आपकी निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि, इन दोनों में डिफरेंस छोटा सा है। ये दोनों अगर आपने इनमें से एक विधि को समझ लिया तो आप दूसरी खुद ब खुद समझ लेंगे। कैसे? क्योंकि आगमन विधि निगमन विधि के ठीक उल्टी है, अपोजिट है। वैसे ही निगमन विधि आगमन विधि की उल्टी है। ये दोनों विधियाँ एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, तो ये निगमन विधि जो है इसके जनक भी आपके अरस्तु महोदय हैं। ठीक है, ये दोनों विधियाँ आपकी अरस्तु जी ने दी हैं। किसने दी है? अरस्तु जी ने दी है। ठीक है, उसके बाद अब इनको डिटेल में हम आगे देखेंगे। अगर अभी आपको सिर्फ इनके नाम देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है, प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया था। सुकरात महोदय ने प्रश्नोत्तर विधि दी थी। अगली संवाद विधि। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। आपने इन लोगों के नाम सुने होंगे ना, नया नया तो नहीं लग रहा है, ये मनोवैज्ञानिकों के हम नाम सुन चुके हैं। नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि के जनक हैं हेनरी कार्डवेल कुक। ठीक है, हेनरी कार्डवेल कुक। नेक्स्ट किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो है इस विधि के प्रतिपादक फ्रॉवेल हैं। ये बहुत ही ज़्यादा 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इस पर आप स्टार बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट मांटेसरी पद्धति। मांटेसरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मांटेसरी। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इस पे भी स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट पर्यटन विधि।
पर्यटन विधि के जनक हैं पेस्टालॉजी। अगला अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसका प्रतिपादक स्किनर ने किया था। किसने किया था? वीएफ स्किनर ने किया था। अगला है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दी है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता भी हैं। तो महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा बताया है। अगला है डाल्टन विधि, डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति दी है हेलेन पार्खर्स्ट ने, इन्होंने डाल्टन पद्धति दी है। अगला पंचपदीय प्रणाली। देखिए पंचपदीय प्रणाली जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। इसको हम पढ़ चुके हैं ना कहीं भी? कहाँ पढ़ा है हमने इसको? हमने इसको पढ़ा था जब हम शिक्षण के स्तर पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि स्मृति स्तर में हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है खोज विधि। खोज विधि जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जनक हैं खोज विधि के। नेक्स्ट गैरी विधि। गैरी विधि आपकी एडवर्ड ने दी है। अगला है विनेटका। विनेटका विधि है कार्लटन वाशर्न ने दी है। अगला है बोटेविया। बोटेविया विधि जो है वो आपके जॉन कैनेडी नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने दी है। ठीक है, जॉन कैनेडी। अगला है डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि जो है वो प्रोफेसर डेक्रोली ने ही दी है, उनके नाम पर ही उनकी विधि का नाम है डेक्रोली विधि। ठीक है, अगला है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन सेंट थॉमस ने किया था। ठीक है, सेंट थॉमस ने समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है इकाई योजना। ये जो इकाई योजना है इसका प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था। अब एक बार आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको लिखना ना पड़े। और वैसे अगर आप लिखकर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपना लिखा हुआ याद रहता है कि हमने कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। तो हमको जो एग्ज़ाम में है ना वो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, हमारे माइंड में सेट रहता है हमने इस चीज़ को कहाँ लिखा है, कब लिखा है और कैसे लिखा है, तो हमें याद आ जाता है कि मैंने यहाँ पर ये लिखा था। चलिए खैर छोड़िए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इन विधियों की डिटेल देखते हैं। ठीक है, पहली है आपकी आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि में क्या होता है। आगमन विधि निगमन विधि का अपोजिट है, ये बताया था मैंने आपको। तो देखिए आगमन विधि जो है इसमें आपको उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है। क्या होता है इसमें? उदाहरण से नियम की ओर। तो कहने का मतलब ये है आगमन विधि वो होती है जब हम बालक को जैसे कुछ भी समझाना चाह रहे हैं, कुछ भी सिखाना चाह रहे हैं, तो पहले हम उसे एग्जाम्पल दें। ठीक है, एग्जाम्पल दें, उसके बाद हम उसे नियम बताएं। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं भी आपको एग्जाम्पल देके ही समझा रही हूँ। जैसे आपको बालक को सिखाना है कि लालच करना बुरी बला है। ये एक नियम है ना कि लालच करना बुरी बात होती है, लालच एक बुरी बला है। तो आप ये चीज़ आप उसको कैसे सिखाएंगे? तो आप यहाँ पे आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? उसको ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे छोटी छोटी जिनमें ये मोटिव निकल रहा हो कि लालच बुरी बला है। तो आप वो कहानियाँ हुई उदाहरण। तो पहले हमने उदाहरणों का प्रयोग किया, उसके बाद हम उसे नियम बताएंगे कि लालच करना बुरी बात है। तो ये आपकी आगमन विधि हो गई। ठीक, अगला निगमन विधि। निगमन विधि देखिए मैंने बताया ना कि ठीक उसके अपोजिट है, उल्टी है। तो इसमें हम पहले बालक को नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। ठीक है, तो ये नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, अब देखिए ये विधि आपको समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला। अब एक बात और, ये जो निगमन विधि है इसका प्रतिपादन तो अरस्तु ने किया था। ठीक, अरस्तु ने किया था, लेकिन इस विधि को आगे किसने बढ़ाया? इस विधि को आगे बढ़ाया बेकन ने। बेकन नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने निगमन विधि को आगे बढ़ाया था। अरस्तु ने इसका प्रतिपादन किया था। तो अगर देखिए आपको ऑप्शन में पहली बात तो एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम मिलेगा। अगर आपको निगमन विधि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में और ऑप्शन में आपको अरस्तु नहीं दिया है, बेकन दिया है, तो आपको वहाँ पर बेकन राइट करना है।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। अगर उन चारों ऑप्शन में से अरस्तु है, वेकन नहीं है, तो हमें अरस्तु सही करना है। अगर अरस्तु नहीं है, वेकन है, तो वेकन सही करना है। तो देखिए आपको ये दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं मिलेंगे, इन दोनों में से एक ही मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज होने की चिंता वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि में क्या है। प्रश्नोत्तर विधि जो सुकरात ने दी है, इसमें हम बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं। जो शिक्षण कार्य हम करते हैं वो प्रश्न बीच बीच में जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हमने पढ़ा रखा है या जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हम उनसे प्रश्न कर रहे हैं, वो हमें उत्तर दे रहे हैं, तो ये होती है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। अगला संवाद विधि। संवाद मतलब क्या होता है कि बीच में वार्तालाप करना, संवाद करना। तो संवाद विधि में हम संवाद करके मतलब बच्चों को ओरली संवाद करके उनसे बातचीत करके उनको सिखाते हैं। अगला प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि आपकी किलपैट्रिक ने दी है। नेक्स्ट देखिए प्रयोजन विधि हमारी किलपैट्रिक ने दी है। यहाँ से आपको और कुछ नहीं, यही क्वेश्चन मिलेगा कि ये विधि किसने दी है। ये जो पूरा टॉपिक है इसमें और कुछ आपके लिए जाना ज़रूरी नहीं है बस, लेकिन फिर भी मैं आपके की जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। लेकिन उसके बाद आपको बस यही याद रखना है कि कौन सी विधि का प्रतिपादन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया है। अगली खेल विधि। देखिए खेल विधि जो है हमारी वो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दी है। खेल विधि का प्रयोग, खेल विधि में क्या होता है कि बच्चों को खेलों के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, बालकों को खेलों के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मैंने आपको बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रॉवेल ने दी है। अब इसको हम बालोद्यान भी कहते हैं। बालोद्यान मतलब बाल उद्यान इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस विधि का प्रयोग भी बालकों को सिखाने के लिए, खेलों के माध्यम से बालकों को सिखाने के लिए किया जाता है इस विधि का प्रयोग। ठीक, अब ये जो विधियां हैं ये बाल्यावस्था के बालकों पर प्रयोग की जाती हैं। बाल्यावस्था के बालकों का शिक्षण करने के लिए इन विधियों का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट मांटेशरी पद्धति। मांटेशरी पद्धति मारिया मांटेसरी ने दी थी। अगला है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि जो है वो पेस्टोलॉजी जी ने दी थी। पेस्टोलॉजी पर्यटन विधि में क्या है, पर्यटन विधि में हम इसे भ्रमण विधि भी कहते हैं। पहली बात तो भ्रमण विधि नाम से भी जानते हैं पर्यटन विधि को। पर्यटन विधि का प्रयोग तब किया जाता है कि जब हमें बालकों को बाहर की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक जगह हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होती है, तो उनको वहाँ घुमा कर उनको चीज़ें दिखा कर उनका शिक्षण किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। तो पर्यटन विधि का प्रयोग हमें वहाँ पर किया जाता है। पर्यटन विधि भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका प्रयोग क्या कभी आपके ऊपर हुआ है? अगर हुआ है तो आप कमेंट में बताइएगा। मैंने तो घूम के बहुत सीखा है अपने कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से छोटे पे, तो मुझे तो इस विधि के बारे में पता है। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन। अब देखिए अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से 3 प्रकार का होता है वो हम देखेंगे अभी। अभिक्रमित अनुदेशन आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा होता है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और तीसरा आपका होता है गणितीय या फिर आरोही। ठीक, अब इनके प्रतिपादक भी अलग अलग हैं। इनके प्रतिपादक देख लीजिए। ये जो रेखीय वाला है इसका तो प्रतिपादन स्किनर ने किया है। दूसरा आपका साखीय वाला है, इसको क्राउडर महोदय, जो क्राउडर है हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने साखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया है। नेक्स्ट जो गणितीय या फिर आरोही कह लीजिए, ये गिलवर्ट जी ने। ठीक, अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है, तो आपको स्किनर महोदय का नाम देना है।
फिर उसके बाद अगर आपसे इसके टाइप्स में से पूछा जा रहा है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है अलग अलग टाइप्स। वैसे टाइप्स मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, यही पूछा जाएगा, ठीक है। जो मेन शिक्षण विधियाँ हैं वही आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा ये जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने दी है। बुनियादी शिक्षा को हम बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। तो बुनियादी शिक्षा में क्या होता है? बुनियादी शिक्षा में ये है कि हम बालकों को अगर कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ भी सिखाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का बेसिक उसे बताना है, उस चीज़ का बेस बताना है, उस चीज़ की बेसिक जानकारी, साधारण जानकारी पहले हम बालक को देंगे। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत यही है, ठीक। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति जो है वो हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है, ये मैंने आपको बता दिया है। इनमें से आगे और कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक। बस इनमें से आपको बस यही जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें से कौन सी विधि किसने दी है। तो डाल्टन विधि आपकी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है। पंचपदीय प्रणाली, पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग हम कब करते हैं? स्मृति स्तर में करते हैं, ठीक है, स्मृति स्तर में करते हैं। और कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए? कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदीय प्रणाली है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला खोज विधि। देखिए खोज विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खोज विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे अनुसंधान में वैज्ञानिकों की, ठीक है, जहाँ पर हमें बालक को ऐसा सिखाना है कि इस चीज़ की खोज कैसे की गई, वहाँ पर हम खोज विधि का प्रयोग करते हैं। नई नई चीज़ों को खोजने के लिए, बालकों को सिखाने के लिए हम खोज विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान में, अन्वेषण में, इन जगहों पर किया जाता है। नेक्स्ट गैरी विधि। गैरी विधि एडवर्ट ने दी थी। विनेटका विधि कार्ल टर्न वाशर्न ने दी थी। वोटेविया विधि जॉन कैनेडी। डेक्रोली विधि प्रोफेसर डेक्रोली। समस्या समाधान विधि। देखिए समस्या समाधान विधि जो है इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि समस्या का समाधान करने के लिए, मतलब उपचारात्मक शिक्षण जो हम करते हैं वही, उसी को करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये विधि जो है वो सेंट थॉमस ने दी थी। नेक्स्ट इकाई योजना मॉरिसन जी ने दी थी, ठीक है। शिक्षण विधियाँ, मैंने बार बार आपसे कह रही हूँ कि शिक्षण विधियाँ इस टॉपिक से आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। इस टॉपिक में आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी विधि कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है, कौन सी विधि के जनक कौन से मनोवैज्ञानिक है, या फिर आपसे उल्टा करके भी पूछ सकता है, आपको मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा और आपसे विधि का नाम पूछ लेगा। तो आपको दोनों ही सूरतों में इनको पक्का याद करना है, जिससे कि आपसे किसी भी तरह से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले आपको याद हो, आपका ऑप्शन गलत ना हो। एक बार फिर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। शिक्षण विधियाँ भी हमारी कंप्लीट हो गई है, शिक्षण का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम हमारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कवर करते चलेंगे। आपका यूपी टेट का सिलेबस जो है वो बस कंप्लीट ही होने वाला है, कुछ नहीं बचा है। सूक्ष्म शिक्षण बचा है, आपका अभिप्रेरणा बचा है, और ऐसे ही 2-3 टॉपिक ही बचे हैं। तो आगे बस यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे, उसके बाद हम सी टेट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले ही मैंने आपको बताया था कि सी टेट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं, हम क्योंकि सारी चीज़ें यूपी टेट के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, इनके अलावा जो हमें सी टेट में पढ़ना है हम वो चीज़ें लेके वो चलेंगे, तो जिससे कि हमारा जो समय है वो भी बच जाए और हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बताया गया था ना कि संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा, फिर उसके अलावा जो आपके टॉपिक छूटते जाएंगे जो रीट के लिए या फिर सुपर टेट के लिए अवेलेबल हैं वो सारे भी धीरे धीरे कराते चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।